हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशकृत प्यासी और आप देख रहे हैं लर्न एंड ग्रो चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उस जेईई मेंस के टॉपिक के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इजी एंड सबसे कम कम कंसाइज वे में आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेजर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन जेईई मेंस में इसके बन जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईएम वेव्स। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इसमें दो वेव्स होंगी, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन लोग ईएम वेव्स के बारे में अपन लोग देखते हैं। और सर सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि ट्रांसफर वेव क्या कहलाती है। ट्रांसफर वेव इज नथिंग बट कभी भी कोई अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्लो कर रही है, तब उस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। तो जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं वो हम लोग किस वेव में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्यों? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, वेव उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इसीलिए हम लोग इस वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। अगर वो वेव जिस डायरेक्शन में वेव फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर है तभी हम लोग उसको ट्रांसफर वेव कहेंगे। अब सर जो मेन टॉपिक आता है अपने जेईई मेंस में, मेजरली बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आती है वो सर इक्वेशन को ही देख कर डर जाते हैं, लेकिन आपको अब इससे डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कैसे इसका डर निकलेगा। सबसे पहले सर जो भी इज इक्वल्स टू इधर साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिया गया होगा, वो हमेशा क्या होगा, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको ई से डिनोट करते हैं, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिससे बी से डिनोट करते हैं। अब ये वाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपनी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये हमें ये वाई बताएगा। अगर ये y दिया गया है मतलब वो y एक्सिस में फ्लो कर रही है, अगर यहाँ पर x दिया गया है मतलब वो x एक्सिस में फ्लो कर रही है, और यहाँ z दिया गया है तो मतलब वो z एक्सिस में फ्लो कर रही है। अब हम लोग को ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब सर हम लोगों ने क्या बात पढ़ी थी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, वेव प्रोपगेशन होगी। वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो वो हमें सर पता चलेगा इस केस x से पता चलेगा, किससे पता चलेगा, x से पता चलेगा। ये x हमेशा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब पहले कुछ और टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस वेव प्रोपगेशन के बारे में और देखेंगे अपन लोग। अब सर ये जो ए है सर, ये ए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो भी मैग्नेटिक फील्ड हमारी दी गई है उसका एम्पलीट्यूड होता है, मतलब कितनी वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर ए की जगह लिखी होगी। साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, ये अपनी पूरी इक्वेशन होती है किसकी, ट्रेवलिंग वेव की। अब सर जो इसमें के है, ये मस्ट है आपको याद करना, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। के को क्या कहते हैं हम लोग, एंगुलर वेव नंबर। और सर के किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, जिसमें सर अपना लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ये मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा बाद में। अब सर ये ओमेगा सर क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय टी के बराबर होता है। अब हम लोगों ने जो इतना पढ़ लिया है, इसके हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोगों ने देख लिया है कि सर के क्या होता है और ओमेगा क्या होता है। के अपना एंगुलर वेव नंबर है एंड ओमेगा अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आपके लिए मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया जिससे आपको रिकॉल रहे। अब सर हम लोग देखते हैं सर y क्या था, अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अगर सर पार्टिकल x में हो रहा है तो हमेशा हमेशा सर जो वेव प्रोपेगेट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, उसके परपेंडिकुलर होगी। अब सर ये जो y है सर ये हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, और ये के हमें बताएगा किस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। अगर सर यहाँ के दिया है तो मतलब अपनी वेव की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस। अगर y दिया है तो वेव की डायरेक्शन y एक्सिस। अगर सर z दिया है तो वेव की डायरेक्शन z एक्सिस। अंडरस्टैंड। चलिए अब सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ये प्लस और माइनस का। अगर सर यहाँ प्लस दिया है तो हमेशा याद रखना वहां पास क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस। मतलब अगर प्लस दिया है तो वेव अपनी प्रोपोगेट किधर करेगी, माइनस एक्स एक्सिस में। और अगर माइनस दिया है तो अपनी वेव कहाँ प्रोपोगेट करेगी, प्लस एक्सिस में। अगर z दिया है तो प्लस z दिया है तो मतलब माइनस z एक्सिस में, माइनस z दिया है तो प्लस z एक्सिस में। इस बात का अपन को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब सर आप लोगों को याद करने के लिए पहले मैंने आपको थोड़ा समझाया है कि ये इक्वेशन आई कहाँ से, उसके बाद मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। स्पीड स्पीड सर कितना होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबको पता हुआ। अब डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, और टी क्या है अपना टाइम। तो हम लोग लैम्डा अपॉन टी लिख सकते हैं, यस सर। मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई बाय ऊपर से भी और 2 पाई नीचे भी, तो सर 2 पाई बाय लैम्डा सर अपना क्या था, के था, इसलिए मैंने उसको के लिख दिया है। और 2 पाई बाय टी क्या था सर अपना, ओमेगा था, इसलिए सर ओमेगा अपॉन किया गया। और स्पीड को क्या लिख सकते हैं, v।
अब सर के को उधर ले जाओ तो ओमेगा इज इक्वल टू केंद्र विद्यालय। अभी केवी आपने पढ़ा होगा केवी स्कूल में, तो अपन लोग इस तरह याद कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू केंद्र विद्यालय। इस चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको वही फॉर्मूला लिखवाऊंगा जो आपके काम में आएंगे, ऐसे आलतू फालतू अपन लोग कुछ भी और नहीं करेंगे। चलिए सर, अब एक नेक्स्ट अपना फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन बताता है वो। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन बताता है वो इक्वेशन इस तरह के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब E नॉट इज इक्वल्स टू B नॉट इनटू C। तो चलिए, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन कैसे वर्क करते हैं। सर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन तीनों एट अ टाइम एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एग्जांपल लेते हैं सर, अगर सर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड अगर z एक्सिस में, अब सर y और z तो सर 90 डिग्री भी होता है, ये तो आपको पता ही होगा ना। हाँ, अब सर ये दोनों अगर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, दैट इज x डायरेक्शन में। देखो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपनी जो वेव फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, z एक्सिस, x एक्सिस में फ्लो कर रही है। अब सर हम लोग ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेव फ्लो कर रही है वो हमें कैसे पता चलेगा सर, तो हमें सर ऐसे पता चलेगा, जो डायरेक्शन सर इलेक्ट्रिक फील्ड की दी गई हो किसमें, क्वेश्चंस में, उसका सर क्रॉस प्रोडक्ट करो किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ अ वेव प्रोपगेशन, दैट मींस किस डायरेक्शन में आपकी वेव फ्लो कर रही है। अब मैं आपको एग्जांपल ले दिखाता हूं, लेट सपोज कि के डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव आई एक्सिस में आपकी वेव फ्लो कर रही है, तो सर जे क्रॉस के करोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जे में होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड आपकी के में होनी चाहिए। के सर किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। अगर सर अपनी जो वेव प्रोपगेशन है वो किस साइड हो रही है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस में, तब सर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड होगा अपना एक्स एक्सिस में। अब सर हम लोगों ने जैसे यहाँ तक कर लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं सर। जैसे कि हम लोगों को सर दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें बोल दिया गया कि आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, लेकिन किसमें दे दिया, वेक्टर फॉर्म में दे दिया। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको तो पता ही होगा जो चीज परपेंडिकुलर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप मैग्नेटिक फील्ड से तो आपका क्या आएगा, जीरो। इसको आप पुट करोगे तो आपकी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट अगर वेव प्रोपगेशन से करोगे तब भी क्या आएगा, जीरो, या फिर वेव प्रोपगेशन का डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से करोगे तब भी क्या आएगा, जीरो। तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से जान लिया है, अब हम लोग कुछ और की पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, जिनका जानना बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए रेलिवेंट होगा केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा। जैसे कि कभी भी आपकी जो वेव होगी, कौन सी ईएम वेव, वो किसी भी अगर मीडियम चेंज करेगी तो उसका हमेशा फ्रीक्वेंसी वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर आपने देखा होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कभी भी वेव जाती है तो उसकी क्या होता है, स्पीड वेरी होता है, स्पीड वेरी होगा, बट फ्रीक्वेंसी के कारण स्पीड वेरी नहीं होगा। किसके कारण होगा, वेवलेंथ के कारण। मतलब स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रह जाता है। इसीलिए अगर कभी भी आपका वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अब सर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है सर, इसको तुम बस याद कर लेना, चुपचाप मेरी बात मानो, उसको याद कर लो। आर आई मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें आपको दो चीज, या तो एक चीज दी होगी, एक चीज नहीं दी हुई होगी, या तो म्यू आर दिया गया होगा या एप्सिलॉन आर दिया गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। इसको म्यू आर बोलते हो, इसको एप्सिलॉन आर बोलते हैं। सर ये जो म्यू आर होता है वो परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इसको कहते हैं, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब कभी भी हम लोगों को क्वेश्चन में बाय चांस मतलब बहुत बार दिया जाता है कि नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक के हिसाब से क्या समझेंगे कि म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी, 1। और कभी कभी सर जो एप्सिलॉन आर होता है उसको डाइलेक्ट्रिक मान लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल में, तो वो के बराबर होता है। तो अगर आपको के दिया है दैट मींस आपको एप्सिलॉन आर ही दिया गया हुआ है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्च करने वाला यूट्यूब में ट्रिक होता है कि ट्रिक टू लर्न अ वेवलेंथ ऑर्डर, मैं आज आपको इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आपको बस तीन चीज याद रखनी है।
सबसे पहले इस रे की जो आप लोगों को मैं डिमोशन देने वाला हूँ आपको वो याद रखना है, और ये 4000 और 8000 ये दो चीजें याद रखना है। चलिए आप लोग पढ़ते हैं। कॉस्मिक गामा, एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव। पहले तो आपने नाम समझ लिए, ठीक है। अब इसकी ट्रिक समझते हैं। जीजा जी की एक्स यूवी इन एमआरआई, आपको कैसे रखना है? जीजा जी की एक्स यूवी इन एमआरआई। अब जो विजिबल है, विजिबल रीजन होता है सर, उसमें वी आई वी जी वाई ओ आर विबग्योर होता है सर। तो आपको क्या रखना है? वायलेट की सर कितनी होती है? 4000, ये आपको याद रखना। वायलेट की कितनी होती है? 4000, और रेड की कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम। अब विजिबल रीजन में आप ऐसे एरो बना लोगे, अपने दिमाग में याद रखना है ये। विजिबल एरो में ऐसे आप एरो बना लोगे, सबसे सर इधर साइड क्या था? विबग्योर का बी था, मतलब 4000 इधर होगा और इधर 8000 होगा। सर 8000 जिधर होगा उधर ही साइड तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, और जिधर 4000 होगा उधर ही वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी। तो इस तरह हमें याद रखना है कि जिस साइड अपना 4000 है, मतलब अगर हम लोग विजिबल रीजन की इधर साइड जाएंगे तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, लेकिन जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब विजिबल रीजन के सर इधर साइड आएंगे तो इधर सर रेड है सर, और रेड सर 8000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 4000 से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी, और वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का ऑर्डर सेम ही होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो आपको ये मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपने जी मेंस पे इतना भी आपने कवर कर लिया, इतना ही बहुत अच्छे से अगर दिमाग लगा के पढ़ा, और वैसे भी मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग देखना ये कितना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक है, चलो धन्यवाद। चलिए, अब हमने मेजर पार्ट ईएम वेव्स का कवर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक को, जिसको आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है, क्योंकि इसमें मेन आपके फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला आता है अपना एनर्जी डेंसिटी का। सर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अपन लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपके लिए ई का साइन लगाया, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने नीचे बी का साइन लगाया। सर एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें क्या होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सर इसमें ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एंड म्यू नॉट बी सर क्या होता है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। सर इसमें बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब सर आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा, ये किस चीज का साइन होता है? एवरेज वैल्यू का साइन, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका एवरेज आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में मेजरली। तो सर एवरेज वैल्यू उसकी कितनी होती है? 1/4 टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो फॉर्मूला होता है, एक ई स्क्वायर वाला और एक ई आरएमएस वाला स्क्वायर। सर इसमें ई स्क्वायर क्या होता है? पीक वैल्यू। आपने कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ई अपना एक पीक होता है और एक ई आरएमएस होता है। तो आपको जब 4 नीचे आप लगाओगे तब आप पीक वाली वैल्यू लोगे, और जब नीचे 2 लगाओगे तो आप लोग आरएमएस वाली वैल्यू लोगे। अब सर म्यू नॉट बी का एवरेज फॉर्मूला क्या होगा सर? बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट और बी आरएमएस बाय 2 म्यू नॉट। इसमें भी सेम वही है, अगर आप पीक वैल्यू लोगे तो अपन में 4 आएगा, अगर आप पीक वैल्यू नहीं लोगे तो अपन में 2 आएगा। अब सर एक बात को दिमाग में याद रखना है सर, क्या याद रखना है कि अपनी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है। ये अपना लॉ कहता है सर। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जब मिलाओगे तो तभी तो टोटल होगी सर। अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, तो इन दोनों को आप बराबर ले सकते हो, इसीलिए सर क्या बन जाती है? 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई नॉट या फिर 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट। अब सर आपने प्लस तो कर दिया सर, अब प्लस करके उसकी वैल्यू कितनी आती है? तो उसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, कितना होता है? 1/2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। अब सर अगर जब आप आरएमएस की वैल्यू लोगे तब क्या होगा? ई नॉट बाय ई आरएमएस का स्क्वायर। इसी तरह सर मैग्नेटिक फील्ड के उसमें जब पी की वैल्यू लोगे तब आप बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और जब आप आरएमएस वैल्यू लोगे तब बी स्क्वायर ऑफ आरएमएस अपॉन म्यू नॉट होगा। लास्ट फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस फॉर्मूले को बिना याद करे आप लोग चले मत जाना जी में से। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर की बोल रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला आता ही आता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? अपना एवरेज वैल्यू ऑफ अ टोटल एनर्जी डेंसिटी इज मल्टीप्लाई किससे करना है? स्पीड ऑफ लाइट से। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू ऑफ अ टोटल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट, इसी के अपनी स्पीड ऑफ लाइट। अब सर मैंने आप लोगों को ये पूरा पढ़ा तो दिया, अब इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि थ्योरी तो हर जगह आपको मिल जाती है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चन क्यों नहीं बनते? आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो आपको सबसे ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग इसके बाद इसके क्वेश्चन की भी आपको वीडियो ला देंगे जल्द से जल्द। तब तक आप पढ़ते रहिए।